हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और हमने देखा था कि जो फिटस में कौन कौन से ऑर्गन्स किस टाइम पीरियड में बनते हैं उसके बारे में भी जाना था। एनसीईआरटी में ऐसे ये लास्ट में दे रखा है, पार्चुरेशन से पहले दे रखा है, ठीक है। तो वो वापस अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अलावा हमने बहुत सारे पार्ट को डिस्कस किया। जैसे हमने oogenesis को समझा, oogenesis के अलावा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा हमने जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने समझा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार होता है। कि जैसे हम बात करें अदर एनिमल्स में तो किसी में तो न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है, किसी में हम बात करें यहाँ पर, परंतु ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें पूरे के पूरे स्पर्म को अंदर की तरफ ले लिया जाता है, मतलब इनगल्प कर लिया जाता है। फर्टिलाइजेशन किसकी बात करें, ह्यूमन्स में। तो ह्यूमन्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कौन कौन सी 4 प्रोसेस में से गुजरता है। सिनगेमी, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट क्या हो, फ्यूज हो, मतलब स्पर्म और ओवा जब क्या होता है, फ्यूज होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। और इसी प्रकार जब क्या होता है, एक होता है प्लाज्मोगेमी, जब मेल और फीमेल गेमेट के जो साइटोप्लाज्म में फ्यूज होता है तो उसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे। और इसके अलावा हमने बात की थी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका फ्यूजन उसके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन। और एम्पीमिक्सिस मतलब यहाँ पर हम बात करें, एम्पीमिक्सिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम की मिक्सिंग। तो ये सारे डिस्कस हमने किए थे। इसके बाद में हमने फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में किस प्रकार इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद जब क्या मेल फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं तो उस टाइम पर ही क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte स्टेज में जब ओवुलेशन होता है तो वहाँ पर मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, ओवा और सेकेंडरी oocyte बनती है। ओवा और सेकेंडरी oocyte जो प्री पेटेलाइन स्पेस होता है वहाँ पर वो हमें क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी बार बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने फिर ओवा के स्ट्रक्चर को हमने समझा, और साथ के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने समझा था किस प्रकार फॉलिकल्स बनते हैं, क्या क्या मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स, उन सबको हमने डिस्कस किया। और फर्टिलाइजेशन में किस प्रकार यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेम्ब्रेन होती है, ओवा की मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ चेंजेस होता है, जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पर एडिशनल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं, मतलब पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। यहाँ पर मोनोस्पर्मी देखने को मिलती हैं। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन को ऐसे कुछ ये भी एंटीबॉडी की तरह यहाँ पर काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी स्पर्म किसी भी ओवा को फर्टिलाइज कर सकें, तो वो इतना एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए हमने डिस्कस भी नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में किस प्रकार ओवा यहाँ पर डिवीज़न होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है, सॉरी है ना, जो जाइगोट बनता है एक सिंगल सेल होती है, उसमें ही डिवीजन के थ्रू इस सिंगल सेल से जाइगोट जो सिंगल सेल्स हैं उससे पूरे के पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये डिवीजन करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लीवेज के थ्रू यहाँ पर एक सिंगल सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो यहाँ पर सॉलिड बॉल के समान जब स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम बोलते हैं मोरुला। और इनकी सेल्स को, जो सेल्स डिवाइड होती हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो बनती हैं, यहाँ पर जो जाइगोट होता है उसका आकार जो होता है, साइज जो होती है वो तो सेम रहती है, पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। इन सेल्स को, इन डॉटर सेल्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं,
ठीक है। तो अब ये आगे जाकर डेवलप होती हैं, आगे जाकर किस में डेवलप हो जाती है, ब्लास्टुला। ह्यूमंस में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ यूट्रस की ओर क्या करती है, ट्रांसफर होती है, और वहां जाकर यूट्रस पर जाकर यूटेराइन मेम्ब्रेन से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। यूटेराइन मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद में फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जब यहाँ पर यूट्रस की सेल्स क्या होती है, जिस जगह पर वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है वहां पर यूटेराइन मेम्ब्रेन, और उस जगह पर क्या होता है, रैपिडली डिवीजन होता है, और रैपिडली डिवीजन होकर क्या कर लेती है, यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, मतलब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी शो होती है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्कस करने के बाद में फिर हमने समझा था कि कौन से मंथ में कौन सा पार्ट बन जाता है, ये भी हमने बात किया था। जैसे फर्स्ट मंथ में आप आफ्टर फर्स्ट मंथ आप क्या सुन सकते हो, हार्ट बीट सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। मतलब फर्स्ट मंथ में क्या बन जाता है, यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट मंथ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, हार्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और स्टेथोस्कोप की हेल्प से उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार डिफरेंट यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और यहाँ पर बात करें, जब हम बात करें यहाँ पर 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से जो फीटस होता है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। वो किसके लिए, यहाँ पर एक कंप्लीटली क्या होता है, किसके लिए, डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहता है, वो तैयार रहता है। इस प्रकार हमने सारी प्रोसेस को हमने समझा था। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा, ये जो होती है, हमने देखा था कि जैसे ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट में 2 कवरिंग देखने को मिलती है, एक तो आउटर कवरिंग, एक इनर कवरिंग। हमने देखा था आउटर कवरिंग जिसको ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है, इनर कवरिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर कवरिंग, जिसे इनर सेल मास। इनर कवरिंग नहीं, एक तरह से सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो आउटर जो सेल्स होती है उनको ट्रोपोब्लास्ट कह दिया, और बीच में कुछ सेल्स जो होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है अटैच रहती है, जिनको इनर सेल मास कहा जाता है या इनर सेल मास कहते हैं। तो जो क्या करती है, इनर सेल मास जो होता है डिफ्रेंशिएट होकर क्या कर लेता है बच्चों, डिफ्रेंशिएट होकर पूरे के पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। और ट्रोपोब्लास्ट होती है, ट्रोपोब्लास्ट जो होती है आगे चलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन कौन कौन सी, कोरियन हो गए, यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है वो कौन सी है, कोरियन। और इसके बाद में एम्नियोन, यहाँ पर ये कौन सी, इसके अंदर की तरफ कौन सी देखने को मिल रही है आपको, एम्नियोन, जिसमें यहाँ पर एम्नियोन जो होती है ये क्या करती है, फीटस को कवर करके रखती है, और इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो क्या करता है, इस फीटस को क्या करता है, क्या रखता है बेटा, एकदम से गीला रखता है, इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ये एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है, इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स, फीटस की सेल्स भी होती हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं, इसमें से एम्नियोटिक फ्लूइड को निकालकर हम क्या कर लेते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड को निकालकर इसकी जो फीटस, इनिशियल जो फीटस होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसकी हम क्या करते हैं, टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एम्नियोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जेनेटिक डिसऑर्डर को जानने के लिए एम्नियोसिंथेसिस जो टेस्ट होता है, एम्नियोसिंथेसिस प्रोसेस की जाती हैं। परंतु अभी क्या कर रखा है, इसको बैन कर रखा है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या कर लिया जाता है बेटा, इसकी हेल्प से क्या कर लिया जाता है, जो फीटस होता है उस फीटस का सेक्स को जान लिया जाता है कि मेल फीटस है कि फीमेल फीटस है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फीमेल फीटिसाइड की ज़्यादा होने लगे, फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होने लगे, तो इसलिए इसको एम्नियोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, तो बल्कि एम्नियोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है जेनेटिक डिसऑर्डर को, जैसे हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम हो गया, यहाँ पर हीमोफीलिया हो गया, यहाँ पर कई डाउन जो एबनॉर्मल डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उनको जानने के लिए इसकी हेल्प ली जाती है। परंतु क्या होता है कि इसका दुष्परिणाम भी होने लगे, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, उस फीटस के सेक्स का पता कर लेते हैं, जिससे फीमेल फीटिसाइड बढ़ गए। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा। तो एक्स्ट्रा एम्नियोनिक, यहाँ
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो कोरियन हो गया, एम्नियन हो गया, यहाँ पर एलेंटोइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें योग सेक जो है यहाँ पर इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एक तरह से ये क्या है बेटा, यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह क्या करता है ये, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एम्नियोटिक यहाँ पर प्राइमरी एक तरह से क्या है, फर्स्ट इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, मतलब एम्ब्रियो में हम बात करें, एम्ब्रियो में इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो में जो इसका फॉर्मेशन करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है, ये योगसेक करता है, ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है, योगसेक करता है। फिर लीवर हो गए, ये कुछ इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है। मेनली तो कौन करता है बेटा, बोन मेरो जो होते हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनमें पाई जाने वाले जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो करती है, वो एडल्ट वगैरह में इनमें, ठीक है। तो आपको इतना याद नहीं भाई, ये इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, इतना सा याद रखना। योगसेक जो होता है ये, इसके अलावा ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है क्या होती है, ये एक तरह से क्या होती है बेटा, ये प्लेसेंटा, एक तरह से प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा जो होती है ये क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है, किससे जुड़ी होती है, यहाँ पर जो फीटस और मदर जो है इनके टिश्यू के, यहाँ पर टिश्यू के फॉर्मेशन से बनती है कौन, प्लेसेंटा, जो क्या करती है, ये क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनके एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड की सप्लाई होती है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, जिसके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं इसी के थ्रू जाएगा, जो किसको मिलेगा, फीटस को मिलेगा, और वहाँ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस वगैरह वो भी क्या होगा, इसी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हो गई ये वाला पार्ट। तो ये डिफरेंट टाइप की जो मेम्ब्रेन है इनके बारे में हमें आपको याद होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम डेसिकेशन, ये क्या करता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है बेटा, डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, मतलब एक तरह से इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है, डेसिकेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो क्या बना के रखता है इसको, एक तरह से इसको नमी प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसमें फ्लोटिंग करता रहता है, फिटस जो होता है फ्लोटिंग करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा होती है कोरियोनिक, यहाँ पर या तो फीटल पार्ट हो गया, ये फीटल पार्ट हो जाता है, एक फीटल पार्ट है और एक मैटरनल पार्ट है ना। तो डेसिडुआ बेसिलिस ये मैटरनल पार्ट हो गया, और यहाँ पर कोरियोनिक फ्रंडोसम, ये याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इतना सा भी याद रख सकते हो कि इसमें जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा में 2 पार्ट होते हैं, एक तो हम बात करें, एक तो फीटल पार्ट होता है और एक मैटरनल पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट इंटरडिजिट होकर आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो होती है इनिशियल स्टेज में हम बात करें, जब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जब ये प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा नहीं बनती उससे पहले तो क्या होती है, ट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कुछ इसी फीटस को बनाए रखने में, इस एम्ब्रियो को बनाए रखने में, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं HCG वगैरह वो रिलीज करने में। परंतु बाद में जो ये प्लेसेंटा होती है एक तरह से फंक्शनल यूनिट की तरह भी काम करती है, साथ के साथ ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, कुछ हार्मोन होते हैं जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जिनको रिलीज करती है, जिससे ये एम्ब्रियो जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, साथ के साथ ये एम्ब्रियो को बनाए रखता है लंबे समय तक। कुछ हार्मोन ये क्या करती है, कुछ हार्मोन रिलीज करती है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा कुछ हार्मोन रिलीज करती है, तो वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, इनिशियल हम बात करें कुछ इसी टाइम पर, कुछ हार्मोन तो क्या है ओनली आपको कब देखने को मिलेंगे, कुछ हार्मोन तो आपको ओनली कब देखने को मिलेंगे बेटा, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने के मिलेंगे, नहीं तो वो हार्मोन ऐसे रिलीज नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लेसेंटा जो होती है एक तो फीटल पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक यहाँ पर मैटरनल पार्ट से मिलकर बनी होती है, दोनों पार्ट से मिलकर ये बनी हुई होती है। ठीक है, ठीक है।
तो ये जैसे प्लेसेंटा होती है, एक तो मैटरनल पार्ट हो गया, एक फीटल पार्ट हो गया। एक तो मैटरनल पार्ट हो गया, ये मैटरनल पार्ट हो गया, एक फीटल पार्ट हो गया। एक क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, एक तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो प्लेसेंटा की बात करें, देखो बेटा, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू। तो कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरडिजिटेट होकर बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर jointly form a structural and functional unit between the developing embryo and maternal body, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू जो होते हैं ये इंटरडिजिटेट हो जाते हैं each other or jointly form a structural and functional unit between the developing embryo and maternal body। तो यहाँ पर ये जो होता है, जहाँ पर ये कहाँ पे, जहाँ पर ये अटैच, जहाँ पर यूटेराइन पार्ट होता है, यूट्रस जो पार्ट होता है जहाँ से फिटस क्या होता है अटैच करता है, उस पार्ट पर यहाँ पर उबार नुमा संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो एक तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और यूटेराइन टिश्यू ये आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर डिवाइड होकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो द एम्ब्रियो डिपेंड्स अपॉन मैटरनल टिश्यू फॉर शेल्टर, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन etc। यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एम्ब्रियो तो खुद क्या कर नहीं सकता, यहाँ पर किस पर डिपेंड होता है, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो मैटरनल टिश्यू पर डिपेंड होता है, क्योंकि शेल्टर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए ये किस पर डिपेंड होता है, मदर पर डिपेंड होता है, मैटरनल टिश्यू पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि मैटरनल टिश्यू से ही क्या होगा, यहाँ से पास आउट होगा एम्ब्रियो में, क्या यहाँ पर न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यहाँ पर शेल्टर, ये सब इसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा फंक्शन एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जो क्या करती है, सेवरल हार्मोन्स रिलीज करती है, रिलीज वेरियस हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, इनके कौन कौन से हार्मोन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हार्मोन्स जो होते हैं, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे हम बात करें, एक तो रिलैक्सिन, जो ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होती है बेटा, यहाँ पर हम बात करें, और भी जो है, और भी यहाँ पर रिलीज करती कौन, ये जो कॉर्पस लूटियम होती है ये भी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और प्लेसेंटा भी यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन करती है। हम बात करें एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर, जैसे पार्चुरेशन के टाइम पर ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले बात करें कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर रिलीज होते हैं, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है ये रिलीज करती हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होती है उसको रिलीज करती है, जो क्या करती है, यहाँ पर कॉर्पस लूटियम को बनाए रखने का काम करती है। इसी के साथ साथ ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है, कौन, प्लेसेंटा, जो क्या करती है, यहाँ पर मदर जो होती है, मदर बॉडी, यहाँ पर मदर बॉडी को प्रिपेयर रखती है प्रेगनेंसी के लिए। जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है, एक तरह से हमने देखा था कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है यहाँ पर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखती है, मतलब यहाँ पर जो मैटरनल बॉडी को, एक तरह से मदर बॉडी को क्या करती है, यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार रखती है। ठीक है, रिलैक्सिन जो होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है बेटा, increase flexibility of the pubic symphysis and dilate cervix during labor पेन स्टार्ट होता है। यहाँ हम बात करें पार्चुरेशन के टाइम पर, हमने ये रिलैक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तरह से इसको रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस को और सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है, जिससे इजीली क्या हो जाए, बर्थ हो जाए। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन HCG, या हम इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर प्रिपेयर करता है मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन, यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, किसके लिए, लैक्टेशन के लिए। तो एक तो ये हार्मोन हो गया, एक तो ये हार्मोन हो गया, यहाँ पर HCG एक रिलैक्सिन हो गया, एक HPL हो गया। ये ऐसे हार्मोन है जो ओनली कब रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन हो गया,
CRH हार्मोन हो गया, इंक्रीज सेक्शन ऑफ द कोर्टिसोल स्टेबलिशिंग टाइम ऑफ बर्थ। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल स्टेबलिशिंग टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो कोर्टिसोल, जो कोर्टिसोल होता है ऐसे ड्यूरिंग आपको बाद में भी आपका ये कोर्टिसोल जो होता है हमारी बॉडी में रिलीज होता है। परंतु यहाँ पर हम बात करें, एक तो ये हार्मोन HCG, रिलैक्सिन और HPL ऐसे हार्मोन है जो कब, ऐसे हार्मोन है केवल कब रिलीज होते हैं बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये हार्मोन रिलीज होंगे, नहीं तो ये अनदर टाइम पर ही। अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो उस टाइम पर ये हार्मोन देखने को नहीं मिलते हैं। इसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी हम इसको कहेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन क्या हो जाता है, ब्लड में, मदर के ब्लड में क्या इसका लेवल बढ़ जाता है। तो यूरिन में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूरिन की हेल्प से इसको टेस्ट कर सकते हैं हम, तो प्रेगनेंसी को शो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टेस्ट का हम पता कर सकते हैं, यूरिन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा आपको यूरिन में देखने को मिलेगी, जिससे क्या हो जाता है, जिससे हम प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर यहाँ पर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी शो हो रही है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये हार्मोन जो होते हैं ये प्लेसेंटा के द्वारा, तो एक तरह से ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। तो ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी कहा गया, टेम्परेरी मतलब यहाँ पर क्या है, ये जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, इसलिए टेम्परेरी, ये क्या है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। ठीक है, जहां पर ये कुछ हार्मोन्स जो होती है ये रिलीज करती है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर जैसे बात करें HCG करता है, HPL होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोलैक्टिन नहीं होगा। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो आंसर कौन सा चला जाएगा बेटा, थर्ड आंसर चला जाएगा। यहाँ पर हम बात करें HCG होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा, पर ल्यूकोकोर्टिकोइड नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा बच्चों, थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करें गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड, सही बात है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है बेटा, इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इंक्रीज दिखाई देगा। कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो मदर होती है, मदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है इस दौरान क्या करता है, इसकी लेवल बढ़ जाती है थायरॉक्सिन की, और इस दौरान क्या होता है, मदर की मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, वन, बोथ एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, असर्शन, तो आंसर वन चला जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वन। तो हम बात करें फंक्शंस की, बात करें प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा सर्व एज ए रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। तो सही है। तो जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ पर कुछ गैसेस के एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी के साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके एक्सचेंज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से मदर मैटरनल ब्लड से ही यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापिस मैटरनल ब्लड के थ्रू आ जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज भी कहाँ होता है, एम्ब्रियो और मदर में। किसकी हेल्प से होता है, प्लेसेंटा की हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो ये फीटस है। यहाँ पर क्या होगा, जब क्या होता है, एक तरह से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है एक तरह से, क्योंकि मैटरनल ब्लड में क्या होता है, मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन क्या है बेटा, यहाँ पर हाई है, और फीटल ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल क्या है, कम है, तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, और CO2 क्या है, यहाँ पर CO2 क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर तो यहाँ से क्या होगा, CO2 का लेवल क्या है, यहाँ पर कम है, तो ये CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो गैसेज एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या करती है, न्यूट्रिशन, जो द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज आर सप्लाइड टू एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर एंड नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द फीटस आर रिलीज इनटू ब्लड ऑफ द मदर बाय डिफ्यूजन थ्रू प्लेसेंटा। तो हमने बात की थी कि डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हो गया, इसकी सप्लाई होती है, किसको, एम्ब्रियो को सप्लाई होती है, साथ के साथ कहाँ से, मदर से एम्ब्रियो को सप्लाई होती है। और यहाँ पर नाइट्रोजिनस या मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, जो एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस किए हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो एम्ब्रियो ने क्या किए, मेटाबॉलिक वेस्ट जो एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस किए हैं, ये भी क्या करते हैं, यहाँ से फीटस से क्या कहाँ चले जाते हैं, फीटस से मदर के ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये भी क्या करती है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है और एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चली जाती है, प्लेसेंटा से मैटरनल ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा, यहाँ पर ये जो फीटस है, इससे कौन जुड़ा हुआ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, ये इन दोनों को जोड़ के रखती है। यहाँ से क्या होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर मैटरनल ब्लड से क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं, फीटस में पहुँच जाता है। फीटस से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज हैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो कहाँ जाएंगे, फीटस से कहाँ हो जाएंगे, मैटरनल ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड से फिर आगे एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें द एंटीबॉडीज, यहाँ पर एंटीबॉडीज कौन सी, IgG, जो क्या करती है, यहाँ पर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है। तो द एंटीबॉडी IgG प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मदर रिच द एम्ब्रियो थ्रू द प्लेसेंटा। तो एक ऐसी एंटीबॉडी है जो क्या करती है, मदर से किसको पहुंचाई जाती है, फीटस को, किसके थ्रू, तो यहाँ पर किसके थ्रू बेटा, यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू क्या होती है, IgG जो एंटीबॉडी होती है, ये सबसे पहले दी जाने वाली बच्चों को या फीटस को मिलने वाली जो एंटीबॉडी होती है, ये किससे मिलती है, मदर से किसको मिलती है, फीटस से मिलती है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो IgG मिलेगी, यहाँ पर हमने बात की थी। तो यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होगा, यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, ये भी क्या होंगे, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हो गए, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, या फिर हम बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए या मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए, तो यहाँ से फीटस से कहाँ, मदर के ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं न्यूट्रिशंस। और यहाँ पर जो ये होते हैं न्यूट्रिशन को मैटरनल ब्लड से फीटस को प्रोवाइड किए जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की बात करें, इफ ए फीमेल टेक सम हार्मफुल केमिकल्स, अगर क्या करती है कोई फीमेल मदर जो है वो क्या कर रही है, केमिकल हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स अगर वो टेक करती है, लेती हैं, तो उसका बुरा प्रभाव, हार्मफुल प्रभाव जो होता है उसके फीटस पर पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू किसको मिल जाएंगे, फीटस को मिल जाएंगे, जो उसके लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर इफ ए फीमेल टेक सम हार्मफुल केमिकल्स, टेट्राडोजन्स लिक्योर या ड्रग्स, जैसे थैलिडोमाइड
ये जो केमिकल्स होते हैं ये कहाँ से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस में क्रॉस द प्लेसेंटा एंड नो रिच इनटू द फीटस में कॉज डिफॉर्मिटीज ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये जो केमिकल्स अगर फीमेल लेती हैं, जैसे हम केमिकल्स जैसे हम बात करें टेराटोजेंस हो गए, लिक्योर हो गए, ड्रग्स हो गई, जैसे थैलिडोमाइड हो गया, ये जो ड्रग्स होती हैं ये, इसके अलावा और भी कोई ड्रग्स, जो भी ड्रग्स केमिकल्स हैं जो क्या करती है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर लेती हैं तो ये क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है बच्चों। प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या कहाँ पहुँच सकती है, फीटस में पहुँच सकती है और यहाँ डिफॉर्मिटीज डेवलप कर सकती है, डिफॉर्मिटीज डेवलप कर सकती है। और तब ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान, अगर ऑर्गेनोजेनेसिस के फॉर्मेशन के दौरान डिफॉर्मिटीज क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, जिससे उसके बच्चों को, जो बच्चे हैं फिटस हैं, वो फिटस जो होते हैं वो फिटस में भी वह डिफॉर्मिटीज के कारण उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी, ये हार्मफुल केमिकल्स के कारण। हार्मफुल जो केमिकल्स हैं अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मदर लेती है तो इसका प्रभाव उसके फिटस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इसके बाद में हम बात करते हैं पार्चुरेशन की बात करते हैं। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, पार्चुरेशन की बात करते हैं। पार्चुरेशन वो प्रोसेस होते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। एक जो पार्चुरेशन जो प्रोसेस होती है, जब क्या हो जाता है, फीटस 9 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है जब क्या होता है, फीमेल जो फीटस होता है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, जब 9 मंथ का हो जाता है तो वो क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और वो बर्थ के लिए प्रिपेयर हो जाता है, बर्थ के लिए तैयार होता है। तो उस दौरान क्या होते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस के, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है या डेवलपिंग जो फीटस है, और फीटस कंप्लीटली क्या होता है, डेवलप होता है, और इसके साथ साथ प्लेसेंटा और कंप्लीट डेवलप जो फीटस है ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्स शो करते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिफ्लेक्स शो होगा जिससे ये इंफॉर्मेशन यूट्रस, जो यूटेराइन वॉल होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही क्या होगा बच्चों, तो धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही क्या होता है, ये मेटरनल पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन जाती है और मेटरनल पिट्यूटरी जो होती है ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल्स को क्या करता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जैसे जैसे ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव, जितना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ऐसे धीरे 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 ये कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन विग्रस हो जाते हैं और यहाँ पर डिलीवरी ऑफ बेबी या पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं किस प्रकार यहाँ पर आपको पार्चुरेशन देखने को मिलता है। तो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हार्मफुल प्रेगनेंसीज, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। कितनी की होती है, लगभग 9 मंथ की ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है। जब क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे इम्प्लांटेशन से लेकर के पार्चुरेशन का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहेंगे। और यहाँ पर ये लगभग कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। लगभग कितने मंथ का होता है बच्चों, 9 मंथ का होता है। तो यहाँ पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सप्लोजन या डिलीवरी ऑफ फीटस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन जब होता है यूट्रस में, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन जब यूट्रस में होता है, कब होगा बेटा, द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, यहाँ पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में किसमें देखने को मिलेगा, मायोमेट्री में। मायोमेट्रियम में जो है मिडल लेयर है, मिडल लेयर जो है स्मूथ मसल्स की, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्मूथ मसल्स में क्या होगा, आपको यहाँ पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यह विग्रस कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण देखने को मिलेगा, यह विग्रस कॉन्ट्रैक्शन आपको ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है,
ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उस हार्मोन के कारण आपको विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके कारण क्या होगा, एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ फिटस, डिलीवरी ऑफ बेबी होगा, जिससे डिलीवरी ऑफ फिटस या डिलीवरी ऑफ एक्सपल्सन होगा, किसका, यहाँ पर बेबी का या फिटस का। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि यही क्या करता है यहाँ पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है। परंतु स्टार्टिंग कहां से होती है, जब फिटस क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो फिटस और प्लेसेंटा के थ्रू ये यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्स दिए जाते हैं, किसको, यहाँ पर यूटरस को, यूटरस में स्मूथ मसल्स को। तो बात करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फिटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो जो डिलीवरी ऑफ फिटस को हम क्या बोलते हैं बेटा, चाइल्ड पार्चुरेशन कहते हैं, जिसको किसको कहें, डिलीवरी ऑफ बेबी को, डिलीवरी ऑफ फिटस या चाइल्ड बर्थ को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और पार्चुरेशन इज ए कौन सी, पार्चुरेशन क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसमें कौन कौन से हार्मोन, कार्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये हार्मोन्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तरह की ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, क्या होती है, ये पार्चुरेशन की प्रोसेस जो होती है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती हैं, जो पार्चुरेशन करवाती हैं। और इसमें कुछ हार्मोन जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कार्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, इन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसे कहेंगे, तो सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होता है, तो आपको याद रखना है सिग्नल्स जो होते हैं, पार्चुरेशन के सिग्नल्स जो होते हैं वो कहां से रिलीज होंगे, पार्चुरेशन के सिग्नल्स कहां से यहाँ पर ओरिजिनेट होंगे। तो पार्चुरेशन के सिग्नल्स जो होंगे, एक तो फुली डेवलप, यहाँ पर फुली डेवलप फिटस हो गया, यहां से होंगे, और इसके साथ साथ प्लेसेंटा। तो ये दोनों जो होते हैं ये सिग्नल्स देते हैं, ये क्या देते हैं, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो पूछा जाता है कि पार्चुरेशन के सिग्नल्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो फुली डेवलप फिटस साथ के साथ प्लेसेंटा, इन दोनों से यहाँ पर पार्चुरेशन के सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं। ये ओरिजिनेट होकर क्या करते हैं, पार्चुरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जिससे क्या होता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसके कारण क्या होता है बेटा, जब ये प्लेसेंटा और फुली डेवलप फिटस जो होते हैं इनके कारण सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं। ये ओरिजिनेट होते ही क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं यूट्रस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जिसके कारण यहाँ पर जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ से फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है, स्मूथ मसल पर, यूट्रस की स्मूथ मसल पर काम करता है, उसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और फिर इसमें एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक है, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ये इस प्रकार ये जो है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये क्या हो जाते हैं, विग्रस हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, विग्रस हो जाते हैं। और ये पार्चुरेशन के बाद में ही क्या, पार्चुरेशन आफ्टर पार्चुरेशन क्या हो जाते हैं, नॉर्मल होते हैं या रुकते हैं। ठीक है, तो इससे इस प्रकार यह विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है और यहाँ पर इस प्रकार क्या होगा, तो लेबर पेन बढ़ता जाता है, लेबर पेन बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है किसमें, स्मूथ मसल में या मायोमेट्रियम में करवा रहा है, जिससे आसानी से एक्सपल्सन हो सके, यहाँ पर एक्सपल्सन हो सके, या हम बात करें यहाँ पर क्या हो, डिलीवरी ऑफ फिटस हो सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, एक तरह से, एक याद रखना ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। क्या, पार्चुरेशन जो प्रोसेस होती है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो मैकेनिज्म होती है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्चुरेशन को ही समझते हैं। तो जब क्या होता है, फुली डेवलप जो फीटस होता है और प्लेसेंटा होती है, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा क्या करती है बेटा, यहाँ पर सिग्नल्स देती हैं। तो ये सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं, इनसे दोनों से क्या होते हैं,
यहाँ से सिग्नल्स ओरिजिनेट होंगे जिससे क्या होते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बहुत धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिग्नल्स कहाँ पर जाते हैं, जिसको ये धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, इन धीरे कॉन्ट्रैक्शन जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इनका इंफॉर्मेशन जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये इनके सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, यहाँ पर क्या जाएंगे मैटरनल हाइपोथैलेमस पर जाएंगे। मैटरनल हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पर मैटरनल पिट्यूटरी को क्या करेगा बेटा, मैटरनल हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन मैटरनल पिट्यूटरी पे जाएगी। मैटरनल पिट्यूटरी जो होती है वो ऑक्सीटोसिन क्या करती है, रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, रिलीज करती है, जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे क्या होगा स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे क्या होगा स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। ये साइकिल कंटिन्यू क्या होती है, जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। साइकिल क्या होगी, ये साइकिल ये वाली हाइपोथैलेमस मैटरनल ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऐसे लेबर पेन बढ़ता जाएगा। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक ये होगा, ये यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता रहेगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते रहेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है बेटा, ये रिलैक्सिन का किससे, प्लेसेंटा के थ्रू भी क्या होगा, और साथ के साथ ओवरी भी जो होती है, ओवरीज भी, प्लेसेंटा और ओवरीज क्या करती है, ये दोनों प्लेसेंटा और ओवरी जो होती है, ओवरीज में जो हम बात करें तो ओवरीज जो होती हैं कार्पस लूटियम वो भी क्या करती है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या करेगी, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, जो क्या करता है इट रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्पाइसिस, जो क्या करता है प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स करता है, जिससे क्या हो डिलीवरी होने में, बर्थ होने में, चाइल्ड बर्थ होने में क्या हो बेटा इजी है। सो मोर स्पेस इज अवेलेबल टू द फीटस टू मूव आउट, जिससे क्या हो कि जिससे प्यूबिक सिम्पाइसिस जो जॉइंट होता है वह लूज हो जाता है, जिससे ज़्यादा स्पेस मिलता है, जिससे क्या हो फीटस आसानी से मूव कर सके और आउट मतलब यहाँ पर बर्थ हो सके या डिलीवरी ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ फिटस हो सके। ठीक है। तो ये से ये प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन्स का। कौन कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, किस प्रकार, किसको हम यहाँ पर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहेंगे। पहले सबसे पहले ओरिजिन यहाँ पर सिग्नल्स ओरिजिनेट कौन करता है, सिग्नल का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो फुली डेवलप प्लेसेंटा और फुली डेवलप फिटस और प्लेसेंटा से होता है। तो इस प्रकार आपको पूरा ये याद रखना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ये पार्चुरेशन की जो प्रोसेज होती है, ये प्रोसेज इजी प्रोसेज नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स का भी इंपॉर्टेंट, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस के बाद यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का भी इंपॉर्टेंट रोल हो गया। तो यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक छोटी मोटी जैसे इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इनिशिएशन के लिए नहीं है, किसके इनिशिएशन के लिए नहीं है, यहाँ पर पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए, ह्यूमंस में पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन और यहाँ पर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से, तो ये भी यहाँ पर होगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर क्या हमें क्या है मिल्क क्या यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज में जब क्या होगा पार्चुरेशन हो जाएगा तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको क्या प्रोवाइड करना है, इनिशियल डेज में यहाँ पर मिल्क प्रोवाइड करना है या फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिल्क में यहाँ पर कौन, प्रोलैक्टिन। तो इसका भी नीड रहेगा, ऑक्सीटेशन की तो जरूर नीड है क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ये इसके साथ साथ इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो और यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ठीक है।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, यहाँ पर किसकी बात हो गई भाई, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की इनकी बात हो गई। यहाँ पर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, सॉरी यहाँ पर किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी इंपॉर्टेंट, कहाँ हो गया, चलो एक बार फिर देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी इंपॉर्टेंट, जैसे अपनी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे यहाँ पर इंक्रीज होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो भी इंक्रीज होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होगा, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर पूछा गया है इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में इन तीनों हार्मोन, जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो काम आते ही हैं। जो प्रोलैक्टिन है ये तो किससे रिलेटेड है, प्रोलैक्टिन तो क्या है, यहाँ पर मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है, यहाँ पर एक तरह से लैक्टेशन से रिलेटेड है, तो लैक्टेशन का और पार्चुरेशन का अलग अलग काम है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा चला जाएगा, 4, आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4। लैक्टेशन, तो लैक्टेशन जो होते हैं, लैक्टेशन की बात करते हैं तो इनिशियल डेज में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लैक्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, फीमेल अंडर डिफरेंशिएट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्टार्ट करती है मिल्क प्रोडक्शन टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के दौरान क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को क्या करवाना है, न्यू बॉर्न बेबी को यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया तो तीनों ऊपर के ऑप्शंस हैं, उनमें इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके, इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करें, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो लैक्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर वो आंसर क्या चला जाए, प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन का काम नहीं है इनिशिएशन के लिए, पार्चुरेशन के इनिशिएशन में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो हम लैक्टेशन की बात करते हैं, तो लैक्टेशन जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एंड जो प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड्स में जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल की, तो फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जिससे क्या हो, डिफरेंशिएट होकर वो क्या हो, मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, मिल्क का प्रोडक्शन कर सके एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को बोलेंगे एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसी को क्या बोलेंगे, एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या कर सके, मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं लैक्टेशन। तो यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, अपने यंग वंस को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या हो जाता है, अब इनकी प्रेगनेंसी के दौरान इनमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होता है, अपने आप को प्रिपेयर करती हैं और डिफरेंशिएट होकर फिर यह मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंड ऑफ प्रेगनेंसी में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, जो क्या करती है, जिससे मदर क्या करती है, न्यू बॉर्न को फीडिंग करवाती है, क्या करवाती है बेटा, न्यू बॉर्न को फीडिंग करवाती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है, ये कोलेस्ट्रम जो होता है जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।